हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। वो क्लास अगले दिन यानी कि आज के अगले दिन आपको मॉर्निंग के 6 बजे प्रीमियर पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ आंसर को डिस्कस करेंगे। आंसर को डिस्कस करने से ये होगा कि आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आएगा और उसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आपको ऐसे याद करने में अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म के बारे में यहाँ पास प्रश्न किया गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 में हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मैला आंचल किसकी उपन्यास है। मैला आंचल जो है वह किसकी उपन्यास है। तो ठीक है, यहाँ से आपको याद होगा कि मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सूनी घाटी का सूरज का प्रकाशन वर्ष बताना है। सूनी घाटी का सूरज का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो सूनी घाटी सूरज का प्रकाशन हुआ था 1957 में। कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। आगे देखिए, राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसकी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है। ठीक है, तो राग दरबारी उपन्यास में क्या होता है कि ज़्यादातर जो पावर होता है वो वैद्य जी के पास होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, वो भारतीय व्यवस्था के व्यंग्यात्मक रूप को दिखाया है। ठीक है, तो भारतीय व्यवस्था के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मधुआ कहानी के लेखक कौन है। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आगे है कि चित्रहार किसकी रचना है। चित्रहार जो है वह किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है चित्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब और यहाँ पास बताना है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो 1880 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं। प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? तो 6 गुण माने हैं। प्लेटो श्रेष्ठ काव्य का 6 गुण माने हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रेमचंद किसके उपनाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद जो थे वो किसके उपनाम से रचनाएं लिखते थे। देखिए, उनका उपनाम धनपत राय तो था, लेकिन रचना जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्लियर? तो इसीलिए रचना लिखने के प्रति नाम बताना है तो नवाब राय आप आंसर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि करबला किसकी रचना है। ठीक है, करबला जो है वह रचना किनकी है। तो करबला जो है वो प्रेमचंद की रचना है। करबला किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। आगे देखिए, जोखू किस कहानी का पात्र है। जोखू जो है वह किस कहानी का पात्र है? तो ठाकुर के कुआं। ठाकुर का जो कुआं कहानी है उसका पात्र है जोखू, और इसकी पत्नी होती है, उनका नाम रहता है गंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगे। ठीक है, तो किसका मन? तो गंगी का मन। आगे देखिए, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास परख कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो परख जो है वो 1929 में प्रकाशित किया गया था। यह परख जो है क्या है? उपन्यास है। ठीक है, 1929 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ठीक है, और निराला का भी जन्म फेमस है, तो 1899 में निराला का। ठीक, चलिए आगे देखिए,
ध्रुवस्वामिनी पाठ में झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां किससे हिल रही थी? ठीक है, तो डालियां किससे हिल रही थी? तो पवन से। किससे हिल रही थी? तो पवन से। आगे देखिए, ध्रुवस्वामिनी पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कौन करता है? तो सामंत कुमार जो हैं उनकी रक्षा अंत में करते हैं। ठीक है, और रामगुप्त को मार देते हैं। आगे देखिए 17, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? बाल गंगाधर खेर के अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखिए, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है वो मोहन राकेश की नहीं है? तो ठाकुर का कुआं जयशंकर प्रसाद का है, इसलिए इनका यह रचना नहीं है। बाकी सारा का सारा रचना जो है मोहन राकेश का है, जैसे लहरों की राजहंस, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन आधे अधूरे के पात्र हैं? तो जैसे कि सावित्री उसमें है, जुनेजा है, महेंद्र नाथ है, तो सभी पात्र जो है ना वो आधे अधूरे नाटक के ही हैं। आगे देखिए, मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है? किसकी मानसिकता को चित्रित किया है? तो किन्नी, जो कि छोटी लड़की होती है, और बिन्नी ये बड़ी लड़की होती है। सावित्री महेंद्र नाथ की पत्नी होती है और नायिका होती है उस नाटक की। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र जैनेन्द्र की कौन सी विद्या है? ठीक है, तो ये सब जैनेन्द्र की कौन सी विद्या में शामिल है? तो उपन्यास है। परख, सुनीता और त्यागपत्र क्या है? जैनेन्द्र के ये सब उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नीलम देश की राजकन्या कहानी में 3 महलों की स्वामी कौन होती है? तो राजकन्या ही होती है तीनों महलों की स्वामी। इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, तो इसका प्रयोग वाल्टेयर ने किया। किसने किया? तो वाल्टेयर ने किया। आगे देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, गार्सा द तासी के द्वारा, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास जो प्रकाशित किया गया था कितने खंडों में था? तो 18 खंडों में था। कितने खंडों में? 18 खंडों में था। आगे देखिए, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। जो तीनों भाई थे उनको मिश्र बंधु बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, हिंदी के कवियों का बृहद संग्रह शिवसेंगर ने कब लिखा? ठीक है, जो बृहद संग्रह शिवसेंगर है, ठीक है, ये कब लिखा गया था? ठीक है, तो ये 1883 में लिखा गया था। कब? ठीक है, याद रखिएगा कब लिखा गया था? तो 1883 में। निम्नलिखित में से कौन साहित्य इतिहास लेखन नहीं है? साहित्य इतिहास लेखक नहीं है, उनका नाम बताना है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? काल विभाजन का हिंदी साहित्य का पहला प्रयास किसने किए थे? तो मिश्र बंधुओं ने किए थे। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए। आदिकाल को चारण काल नाम कौन दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? तो खड़ी बोली का प्रयोग किया खुसरो। ठीक है, अष्टछाप के रचना इनमें से किसने की? अष्टछाप की जो रचना किए कौन किए? तो विट्ठलनाथ किए। कौन किए? विट्ठलनाथ। आगे देखिए, आगे है रसमीमांसा किसकी कृति है? रसमीमांसा किसकी कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है रसमीमांसा। ठीक है, आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे देखिए, जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? खेल का प्रकाशन जो जैनेन्द्र का पहला कहानी था किस पत्रिका में हुआ था? विशाल भारत पत्रिका। किसमें? विशाल भारत पत्रिका में।
परिंदे किसकी रचित कहानी संग्रह है? परिंदे किसकी रचित कहानी संग्रह है? तो निर्मल वर्मा की रचित कहानी संग्रह है परिंदे। आगे देखिए, निर्मल वर्मा 2001 में कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? निर्मल वर्मा को 2001 में कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा मिले था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? तो मृगावती को। किसको? मृगावती को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। शांत रस का अस्थाई भाव बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा निर्वैध। क्या हो जाएगा? निर्वैध। आगे देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पहाड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? पहाड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा? तो असंभव कार्य को संभव कर डालना। ठीक है, असंभव कार्य को संभव कर डालना। ठीक है, जैसे कि आपसे रिलेटेड कोई सोच रहा हो कि आपसे सीजल क्रैक नहीं होगा, लेकिन आप सीजल क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तब उसको लगेगा कि असंभव कार्य कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए सीजल क्रैक आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर का जन्म हुआ था। ठीक है, 6 जनवरी 1932। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1932 जो ईयर है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली में एक मौत कहानी किसकी कृति है? तो ये कमलेश्वर की कृति है। याद रखिए किनकी? कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर लेखक के बगल वाले कमरे में जूतों पर पॉलिश कौन कर रहा था? जूतों पर जो पॉलिश कर रहा था वह कौन कर रहा था? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल जाना जाता है। भाषा विज्ञान के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो भाषा विज्ञान के मुख्य विभाग के बारे में आपसे प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान और शब्दानुशासन, ये सभी जो हैं ये भाषा विज्ञान के मुख्य भाग हैं। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? तो भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। राग दरबारी उपन्यास का घटन स्थल, यहाँ पास घटना कर लीजिए, राग दरबारी उपन्यास का घटना स्थल कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो घटना स्थल है वह है शिवपालगंज। कौन है? तो शिवपालगंज। आगे देखिए, उपन्यास गोदान में भोला के पुत्री का क्या नाम था? भोला के पुत्री का क्या नाम था? तो झुनिया नाम था। उपन्यास मैला आंचल में हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रशांत ने अपने पिता का नाम क्या लिखवाया था? अपने पिताजी का नाम क्या लिखवाया था? तो डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। क्या लिखवाया था? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का नाम बताना है। ठीक है, तो इनकी पहली कहानी संग्रह का नाम है खोजे वतन। कौन है? खोजे वतन। जैनेन्द्र कुमार बचपन का नाम इनका क्या था? जैनेन्द्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था, बचपन का नाम आनंदी लाल। क्या नाम था? आनंदी लाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि दान लीला किसकी कृति है? दान लीला किसकी कृति है? रसखान की कृति है दान लीला। हिंदी साहित्य के रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? रीति शब्द का प्रयोग जो है वह किस अर्थ में हुआ है? तो काव्यांग निरूपक में। ठीक है, काव्यांग निरूपक में। आगे देखिए, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने।
आगे देखिए, सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहबे रहीबे के जोग, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो भूषण की है। नाटक आधे अधूरे का रचनाकार का नाम बताना है, तो वह है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। क्या बोला? वीर गाथा काल। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदई माने जाते हैं। कबीर दास की भाषा कैसी है? तो सधोटी भाषा है इनकी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की? ठीक है, आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? सॉरी, डॉक्टर नागेंद्र ने आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा किए हैं। कौन? तो डॉक्टर नागेंद्र, याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उषा प्रेमोदा की रचना बताना है। उषा प्रेमोदा की रचना कौन है? वापसी है, रुकोगी नहीं राधिका, और शेष याज्ञा या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इनकी जो रचना है वो सभी हैं। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन था? वापसी कहानी का मुख्य जो पात्र था वह आपसे पूछा गया है कि मुख्य पात्र कौन था। ठीक है, वापसी कहानी का। तो देखिए, यहाँ पास गजाधर बाबू हो जाएंगे और हो जाएंगे यहाँ पास गणेशी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 69 का, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। यशपाल ने निम्न वर्गीय तथा निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का करुणापूर्ण चित्रण किसमें किया है? करुणापूर्ण चित्रण किसमें किया है? तो कहानियों में। आगे देखिए, यशपाल को 1970 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यशपाल को 1970 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। मिस पाल किसके द्वारा रचित कृति है? मिस पाल किसके द्वारा रचित कृति है? मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1925 में हुआ था पंजाब में। कहाँ? 1925 में हुआ था पंजाब में। आगे देखिए, मिस पाल कहाँ रहती थी? तो मिस पाल कुल्लू में रहती थी। ठीक है, पहले दिल्ली में रहती थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? तो भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1875 में हुआ था। आगे है, भारत दुर्दशा नाटक में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भाव और विचारों को महत्व दिया है? ठीक है, तो आधार वह कौन सा लिया था? तो मानवीकरण। आगे है, भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? किस प्रकार की रचना कोटि में गिना जाने वाला वह नाटक है? तो यह है मिश्रित कोटि में। कौन से? मिश्रित कोटि में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, भारत दूषण नाटक के किस अंक में 7 सभ्यजनों का बैठक का दृश्य दिखाया गया है? ठीक है, तो 5वां अंक में। ठीक है, 5वां अंक आप याद रखिए। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो इनके अनुसार जो भारतेंदु युग की समय सीमा है वो 1925 से लेकर के 57 तक है। 1925 से लेकर के 57 तक है। आगे देखिए, भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? बाबू हरिश्चंद्र। खड़ी बोली का पद के रचयिता कौन है? खड़ी बोली का पद के रचयिता कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री। आगे है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन किसे राष्ट्र कवि बोला जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोला जाता है। आगे देखिए, आगे है कि दंडात्मक भौतिकवाद के जनक हैं। ठीक है, तो इनके जनक हैं भारतेंदु। कौन है? भारतेंदु। छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए जिम्मेवार है, यह जो कथन है वो किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर
काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नाम नरेश त्रिपाठी। आगे देखिए, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, तो हरिऔध को। किसे? हरिऔध को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है उद्धव शतक। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवान। कौन है? प्रिय प्रवान। आगे है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह विदेशी नहीं है? तो कान जो है विदेशी नहीं है। आगे देखिए, आगे है मतवाला पत्र का संपादन कार्य किसने किया? मतवाला पत्र का संपादन कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किए। आगे देखिए, आगे जो है वो सुमेलित करना है। आगे क्या करना है? तो आगे करना है प्रश्न में सुमेलित। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। महादेवी वर्मा का रचना है दीपशिखा। क्या है? दीपशिखा। जानकी वल्लभ शास्त्री का है अवंतिका। कौन है? तो अवंतिका। और देखिए, हरिवंश राय बच्चन का है मिलन यामिनी और नरेश वर्मा का है प्लासवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए ऑप्शन नंबर ठीक जो है वो सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निराला एक आत्महर्ता आस्था के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह। तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह जो काव्य पंक्ति है वह किस कवि की है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो देखिए, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है कि शीर्षक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था और क्रांति की भावना। तो ये सभी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है, लेकिन व्यंग जो है ना ये विशेषता नहीं है। प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो सुकरात का शिष्य था। आगे देखिए, कहानी परिंदे में मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? ठीक है, तो मेजर ग्रीस नेगी से प्रेम करती थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।